ये जो पानी रखा गया है वो लिक्विड फेज में है, ये द्रव अवस्था में है। और इसको अगर हम बाहर निकाल दें कि द्रव अवस्था के कणों के बीच आकर्षण बल कम कार्य करता है, जिस बर्तन में द्रव को रखा जाएगा उसके आकार में परिवर्तन होगा। हेलो बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म फिजिक्स बाय पंकज सर में। मैं आलोक सर, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर। मैं आपको कराऊंगा आपके साइंस का सेक्शन, साइंस में केमिस्ट्री का सेक्शन हम करेंगे। तो बच्चों, आप सभी क्लास 8 पास करके आप आए हैं, क्लास 9th में आप पहुंचे हैं। और क्लास 9th में जो साइंस की बुक है, साइंस की बुक में 3 सेक्शंस डिवाइड है। अगर इसको हम देखें, जिसमें आपके रसायन विज्ञान का पार्ट है, भौतिक विज्ञान है और जीव विज्ञान है। ये 3 सेक्शंस आपके 3 पार्ट्स में ब्रेक हैं। तो इसमें हम आपको केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के जो है टॉपिक्स करेंगे इस प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। आपका जो पहला टॉपिक है वो है रसायन विज्ञान का पहला टॉपिक, हमारे आसपास के पदार्थ। तो हम अपने आसपास के पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आप अपने आसपास की वस्तुओं को देखिए, तो वस्तुओं को देखेंगे तो आपको ये पता चलता है कि वो सभी पदार्थ कहलाते हैं। आपके आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी पदार्थ कहलाएंगे। और पदार्थ को हम समझेंगे कि पदार्थ क्या है, पदार्थों के लक्षण क्या है, पदार्थ किससे मिलकर के बना है, ये सब चीजें इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं। तो जो पहला आपका पॉइंट है, अगर इसे हम डिफाइन करें तो कुछ इस प्रकार से इसे डिफाइन करते हैं, पदार्थ किसे कहेंगे, ठीक है। तो यहां हम डिफाइन करें, देखेंगे तो पदार्थ विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहा जाता है। आपके आसपास की जितनी भी चीजें हैं वो सभी पदार्थ कहलाती हैं। अब पदार्थ को हम परिभाषित करें, है ना, कि पदार्थ की परिभाषा क्या होगी, पदार्थ किसे कहेंगे, तो वह वस्तु जो स्थान घेरता है, ठीक है, और जिसका अपना एक द्रव्यमान होता है वो पदार्थ कहलाता है। वस्तु के द्वारा घेरा गया जो स्थान है वो आयतन कहलाएगा, और उसका अपना एक द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान को हम समझे किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है, जिसका जो वजन होगा वो उसका द्रव्यमान है। क्योंकि ऐसी वस्तुएं जिसमें एक निश्चित द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हैं वो पदार्थ कहलाते हैं। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? कोई एग्जाम्पल से आप अगर इसे समझें तो ये जो पेन है, ये पेन है, ये किसका एग्जाम्पल है? अगर आप पेन को किसी प्लेस पे ऐसे रखेंगे तो आप देखते हैं एक स्थान ऑक्युपाई करेगा, एक स्थान घेरता है और इसका अपना एक द्रव्यमान होता है। तो बच्चों, ये क्या कहलाएगा? इसे कहेंगे पदार्थ कहेंगे। आपके आसपास जो भी चीजें, आप देखिए, आप भी नोट्स बनाने के लिए पेन का यूज करते हैं, कॉपी का यूज करते हैं, टेबल है ना, लाइट की बात करें, जो बल्ब है, ये सभी क्या है? ये सभी पदार्थ कहलाते हैं। कोई डाउट तो नहीं इसमें? देखेंगे, आपको बात क्लियर हुई कि पदार्थ किसे कहेंगे। पदार्थ को हमने डिफाइन करा है कि ऐसी वस्तुएं जिसका अपना एक द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरते हों, पदार्थ कहलाते हैं। क्लियर है? चलिए, तो हम बढ़ेंगे पॉइंट नेक्स्ट की ओर कि पदार्थ किससे मिलकर के बना होता है। अगर हम पदार्थों को देखें तो पदार्थ कणों से मिलकर के बने होते हैं, और जो कण होते हैं वो बड़े माइन्यूट पार्टिकल, बड़े छोटे छोटे कणों से मिलकर के पदार्थ बने होते हैं। क्लियर? यहां थोड़ा एग्जाम्पल आप समझ लें। एग्जाम्पल जो भी आपके आसपास है वो सभी क्या कहलाएंगे? पदार्थ कहलाते हैं। जैसे हम बात करें मेज, आपके पास क्या है? टेबल, कुर्सी, ये सभी क्या है? ये सभी पदार्थ कहलाता है। जो भी चीजें, जो भी वस्तुएं एक निश्चित द्रव्यमान रखती हों और वो एक स्थान घेरती हों, वो पदार्थ कहलाती हैं। क्लियर? आसपास की जो भी चीजें देखें, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे किसी से प्रेम करना, ठीक है, तो क्या प्रेम करना ये पदार्थ का उदाहरण है? बताएंगे? या हम बात करें घृणा, है ना, तो ये शब्द जो है ये सभी क्या है? इनका ना कोई अपना एक द्रव्यमान है और ना ही ये कुछ स्थान घेरते हैं। भाई, ये सभी क्या है? ये भावनाएं हैं। जैसे विचार, तो ये सभी क्या है? इनमें कोई ना द्रव्यमान होता है और ना ही ये स्थान घेरते हैं, अर्थात ये पदार्थ की संज्ञा में नहीं आएंगे। क्लियर? और जो भी वस्तुएं आपके आसपास दिखती हैं जिनका एक द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरती हो, वो पदार्थ कहलाते हैं। क्लियर है? चलिए, हम बढ़ेंगे पॉइंट नेक्स्ट की ओर। यहां हम देखते हैं पदार्थों के गुण, या पदार्थों के जो कण हैं उनके गुण हम पढ़ेंगे, कणों के भौतिक गुण।
तो हम देखते हैं कि पदार्थ किससे मिलकर के बना होता है। ठीक है? पदार्थ जो मिलकर बना है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। आगे के और हम टॉपिक्स में करेंगे। जो पदार्थ के छोटे छोटे कण होते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहते हैं, या स्मॉल पार्टिकल जो है परमाणु। परमाणु पदार्थों का छोटा कण होता है। परमाणु या अणु पदार्थों के छोटे कण होते हैं, और इनसे भी छोटे कण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अगर हम एटॉमिक लेवल पे जाके देखें तो पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, हम बात करें पदार्थ के कद अत्यंत छोटे हैं, और पदार्थों के कण जो है सतत नहीं होते हैं, ये कंटिन्यूअस नहीं होते, ये सतत नहीं होते हैं। क्लियर है? चलिए, तो अब हम देखेंगे पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण, कि जो पदार्थों के लक्षण है, पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण है, उसे हम कैसे डिफाइन करें। चलिए हम पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला पॉइंट है पदार्थों के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कण किस प्रकार से इनके गुण हैं, या किस प्रकार से ये व्यवस्थित होते हैं, इनके गुण के अंतर्गत अगर हम इसे देखने का प्रयास करें, कोई भी वस्तु है जो किससे बनी है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी है। ठीक है, तो इन कणों के बीच कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। जैसे आपने पहला गुण ही देखा है कि जो पदार्थों का पहला गुण है, पदार्थों के कण गतिमान होते हैं, मूवमेंट होती है, ये गति करते हैं। देखिए, अगर हम आप एटॉमिक लेवल पे जाके देखें, परमाणुवीय स्तर पे जाके देखें, तो प्रत्येक वस्तु में जो कण हैं उनके बीच में क्या होता है, कणों के बीच में गतियां होती हैं, वो मूवमेंट करते हैं, वो गति करते हैं, और जो भी कण गति करेगा, गति के कारण उसमें एक ऊर्जा पाई जाती है जिसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, यानी उनके पास क्या होगी, गति के कारण कणों के पास अपनी गतिज ऊर्जा होती है। क्लियर? चलिए, अगर हम देखें तो यहां आप देख रहे हो ये पदार्थ के कण हैं जो व्यवस्थित है इस तरीके से, और इन पदार्थ के कणों के बीच क्या पाया जाता है, इन पदार्थ के कणों के बीच पाए जाते हैं स्पेस, इसे कहते हैं रिक्त स्थान। क्या पाए जाते हैं, स्पेस पाए जाएंगे, ये रिक्त स्थान पाए जाते हैं। क्लियर? तो पदार्थ के कणों के बीच क्या होगा, रिक्त स्थान होता है। और अगर हम आगे नेक्स्ट इसके अभिलाक्षणिक गुण को समझें, तो पदार्थ के कणों के बीच एक आकर्षण बल लगता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, एक प्रबल आकर्षण बल कार्य करता है। इसीलिए अगर आप देखें, जैसे ठोस पदार्थ की किसी ठोस अवस्था की बात करें, तो ठोस अवस्था में पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल लगता है, जिससे पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल लगने से पदार्थ का जो आकार है, आयतन है, वो निश्चित होता है। ठोस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, क्योंकि इनके कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। और कई सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे आप किसी एक बर्तन में जल रखा हुआ है, ठीक है, और उसमें आपने हाथ को डालिए, तो आप देखते हैं जब अपना हाथ डालते हैं तो जो जल होगा, पानी होगा, वो क्या होता है, वहां स्पेस हो जाता है, आपका हाथ अंदर चला जाता है और वहां पर पानी हट जाता है। और जैसे ही आप हाथ बाहर निकालते हैं, जो वाटर, जो जल के कण हैं, वो आपस में फिर नजदीक आ जाते हैं। अर्थात इससे क्लियर होता है कि कणों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। क्लियर है? तो ये अभिलाक्षणिक गुण समझ में आया कि अभिलाक्षणिक गुण किसे कहेंगे, कणों का अभिलाक्षणिक गुण क्या है। कणों के अभिलाक्षणिक गुण में जो पहला पॉइंट यही है कि जो कण होते हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं, वो लगातार गति करते रहते हैं, और जब कोई कण गति करेगा तो गति के कारण उसमें गतिज ऊर्जा होती है। क्लियर? पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, स्पेस होता है, जैसा यहां आपको चीजें क्लियर होंगी। यहां इन पदार्थों के बीच, इन कणों के बीच क्या है, रिक्त स्थान पाया जाता है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करने से ही पदार्थों में निश्चित आकार, आयतन होता है। देखिए भाई, ये जैसे पेन है, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, और ये कणों के बीच में क्या है, आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, ये कणों के बीच में अगर एटॉमिक लेवल पे जाके देखें, तो एटॉमिक लेवल पे देखते हैं इनके कणों के बीच क्या होगी, इनके कण निरंतर गति करते हैं, जिसमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है, और इनके बीच रिक्त स्थान भी पाया जाता है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो आपके? तो यहां पर हमने देखा कि पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण क्या है।
ये बात क्लियर हुई? थोड़ा सा एक बार हम रिकैप करके समझते हैं। हमने सबसे पहले देखा पदार्थ किसे कहेंगे, ठीक है। पदार्थ को आप परिभाषित करें तो आप कहते हैं ऐसी वस्तुएं जिसका अपना कुछ द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरता हो, वो सभी पदार्थ कहलाते हैं। और जो पदार्थ है वो किससे मिलकर के बना है, तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हैं, जिसे क्या कहेंगे, जिसे परमाणु कहते हैं। बड़े स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है। आगे हम और इसके बारे में अगले नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, हम बढ़ेंगे अगले पॉइंट की ओर। हम देखते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। चलिए, अब आपने अपने आसपास देखा होगा कि एक पदार्थ कई अवस्थाओं में पाया जाता है। इसको कुछ ऐसे एग्जाम्पल से हम समझेंगे। जैसे आपने सबसे इजी एग्जाम्पल ले लो, वाटर, जल का एग्जाम्पल। तो आपने जल देखा होगा, वाटर जो है तीनों स्टेज में पाए जाते हैं, तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। वाटर जो है लिक्विड फॉर्म है, जल जो है ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। और जल का जो सॉलिड स्टेट है ये क्या कहलाएगा, जो जल की ठोस अवस्था है ये क्या कहलाएगी, ये बर्फ कहलाती है। जल की ठोस अवस्था क्या कहलाती है, बर्फ कहलाती है। और जल की अगर हम गैसीय अवस्था देखें कि जल गैसीय अवस्था में पाया जाता है तो इसे जलवाष्प कहेंगे, वाटर वेपर कहते हैं। तो बच्चों आप देखते हो, आपने अपने आसपास के एग्जाम्पल देखे हैं जहां पर एक पदार्थ है वो कई अवस्थाओं में पाया जाता है। जिसमें आप देखते हैं जो जल है, जल की ठोस अवस्था बर्फ है, जबकि जल क्या है अपने आप में, ये तरल अवस्था कहेंगे, इसे लिक्विड स्टेज कहते हैं, तरल अवस्था कहते हैं। और जल की जो गैसीय अवस्था है वो जलवाष्प कहलाता है, ठीक है। तो मुख्यतः अगर हम पदार्थों का वर्गीकरण करें, पदार्थों को विभाजित करें, तो ये मुख्यतः 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठीक है। देखेंगे भौतिक रूप से पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। तो हम भौतिक तरीके से देखें, पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाए जाएंगे। पहली अवस्था है ठोस अवस्था, ठीक है। अगर हम जल के उदाहरण यहां पर लिखना चाहें तो जो जल की ठोस अवस्था है बर्फ कहलाती है। जल की द्रव अवस्था तो जल ही कहलाएगी और इसकी गैसीय अवस्था जलवाष्प कहलाएगी, वाटर वेपर। क्लियर? ठीक है। अब चलिए अपने आसपास में एग्जाम्पल, आपने जल का एग्जाम्पल ले लिया जो कि तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। बच्चों हम अपने ऊपर ध्यान दें, अपने ऊपर हम समझने का प्रयास करें, एग्जाम्पल अपने से लें तो हमारे शरीर में भी ये तीनों अवस्थाएं विद्यमान होती हैं। देखेंगे जैसे हमारे शरीर में हमारा जो दांत है, हमारी हड्डियां हैं, वो किससे मिलकर बनी है, तो वो जो हड्डी है, जो दांत है, वो किस अवस्था में है अगर आपसे कहा जाए तो वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? हमारे शरीर में ही जो हमारी हड्डियां, हमारे दांत है, वो ठोस अवस्था का भाग है। जबकि हम बात करें हमारे शरीर में द्रव अवस्था में क्या है, तो हमारे शरीर में जो हमारे बॉडी में फ्लो होने वाला, बहने वाला जो रक्त है, जो ब्लड है, वो क्या है, वो द्रव अवस्था में है। और अगर हम बात करें हमारे शरीर में जल भी पाया जाता है, वो भी द्रव अवस्था में है, ठीक है। तो बिल्कुल कहीं दूर नहीं जाना है, अपने ऊपर ही हमें एग्जाम्पल ले लेने हैं जो हमारे शरीर में ही पाई जाती है। हड्डियां ठोस का उदाहरण है, जबकि हमारे शरीर में पाया जाने वाला रक्त वो क्या है, वो द्रव अवस्था का उदाहरण। अगर हम तीसरी अवस्था की बात करें, गैसीय अवस्था, तो हमारे शरीर में गैसीय अवस्था के रूप में क्या पाया जाता है? बच्चों हम सांस लेते हैं और सांस लेने में जो हम ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन फेफड़ों के द्वारा फिल्टर किया जाता है। तो ऑक्सीजन जो हम ग्रहण करेंगे, ऑक्सीजन क्या है, गैसीय अवस्था में पाई जाती है। ऑक्सीजन O2 जिसका सिंबल है, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो ये क्या है, ये गैसीय अवस्था है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? तो आपने यहां समझा कि पदार्थ मेनली 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं। पदार्थ मुख्यतः 3 अवस्थाओं में पाए गए हैं, जिसमें ठोस, द्रव और गैस है। अगर हम अपने शरीर पे ही एग्जाम्पल देखना चाहें तो हमारे जो शरीर में हड्डियां हैं, जो दांत है, ठोस अवस्था के उदाहरण होंगे। रक्त हमारे शरीर में है, जल है, द्रव अवस्था का उदाहरण है। अगर हम बात करें हमारे फेफड़े में
पाई जाने वाली जो हम ऑक्सीजन गैस ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, वो सभी गैस की, जैसा हमने आपको एग्जाम्पल में बताया। ठीक है, सबसे इजी एग्जाम्पल आपके लिए जल है। जल ये बेसिकली तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। बच्चों ये बात क्लियर होती है? तो मुख्यतः ये तीन अवस्थाओं में पदार्थ को विभाजित किया गया है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, चलिए तो आइए हम बढ़ेंगे नेक्स्ट। हम देखते हैं ठोस अवस्था। पदार्थ की ठोस अवस्था क्या है, इसे हम कैसे परिभाषित करें? ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि ये जैसे पेन ले लीजिए, ये ठोस अवस्था का उदाहरण है। ठीक है, अभी हमने देखा कि हमारे शरीर में पाई जाने वाली हड्डी ठोस अवस्था का उदाहरण है। ठीक है, ये बोर्ड आप देख रहे हैं, ये ठोस अवस्था का उदाहरण है। सामने कैमरा है, ये ठोस अवस्था का उदाहरण है। तो ठोस अवस्था के उदाहरण में अगर हम इसको परिभाषित करें कि ठोस किसे कहेंगे, ठीक है, तो जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे यहां देखते हैं कि कोई एक पदार्थ है, ये ठोस अवस्था का पदार्थ है। ठीक है, तो अगर हम देखें ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, यहां पर हम इसके कणों को दर्शा देते हैं और अब इसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ठोस कहते किसे हैं। ठीक है, तो ठोस अवस्था जो होती है उसका एक निश्चित आकार होता है। ठोस अवस्था बच्चों क्या होगा? एक निश्चित आकार होता है। सिंपल एग्जांपल, ये पेन है, ये पेन का एक निश्चित आकार है, इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो ठोस अवस्था पदार्थ की एक ऐसी अवस्था है जिसका अपना एक निश्चित आकार होता है। ठीक है, अगर हम बात करें ठोस अवस्था के और हम आगे परिभाषित करना चाहें, इसको और वेल डिफाइंड करें, तो हम देखते हैं कि ठोस अवस्था की एक सर्टेन बाउंड्री होती है, एक निश्चित सीमा होती है। ठीक है, ठोस अवस्था की निश्चित सीमा क्यों होगी? क्योंकि इसके जो कणों के बीच आकर्षण बल अत्यंत कार्य करता है। ठीक है, और ठोस का एक निश्चित आकार होता है, इसकी एक फिक्स बाउंड्री होती है, एक निश्चित सीमा होती है, और इसी के कारण ठोस का क्या होगा? एक निश्चित आयतन भी होता है। भाई आयतन को हमने परिभाषित किया था ना कि जो कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका आयतन कहलाता है। तो देखिए ठोस अवस्था क्या है? एक निश्चित स्थान घेरेगी तो इसका एक निश्चित आयतन होती है। ठीक है, तो ठोस अवस्था का क्या है? एक निश्चित आयतन होता है। देखिए भाई ठोस अवस्था में अस्पष्ट सीमाएं होती हैं, इसमें निश्चित या स्थिर आयतन होता है, जो इसका आयतन है वो परिवर्तन नहीं होता, निश्चित आयतन होती है। अगर हम बात करें इसकी संपीड्यता नगण्य होती है। पहले आप ये जानने का प्रयास करेंगे कि संपीड्यता क्या है, कंप्रेसिबिलिटी क्या है। ठीक है, तो अगर हम ठोस पदार्थ को देखें, कंप्रेस मीन्स होता है किसी को दबाना। ठीक है, प्रेस करना। ठोस, अब हम ठोस पदार्थ को अगर प्रेस करते हैं तो क्या इसके आकार आयतन में परिवर्तन होगा? तो इसके आकार आयतन में खास परिवर्तन नहीं होता है। तो इसीलिए हम कहें कि ठोस पदार्थ की संपीड्यता नगण्य होती है, कंप्रेसिबिलिटी नगण्य होती है। बिल्कुल इसमें कंप्रेसिबिलिटी वर्क नहीं करती। ठीक है, और जो ठोस पदार्थ होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं? वो दृढ़ प्रकृति के होते हैं। ठोस पदार्थ कैसे होंगे? दृढ़ होते हैं। ठोस ये रिजिड होते हैं। ठीक है, रिजिड होंगे, इसीलिए इनमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं होगी, इनमें संपीड्यता नहीं होगी, इनके आकार आयतन में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इनका एक निश्चित आकार होता है, निश्चित आयतन होती है। ठीक है, और इसकी स्पष्ट सीमाएं भी हो। तो बच्चों ये बात क्लियर है कि ठोस अवस्था किसे कहेंगे? ये बात समझ आ रही है? ठीक है, तो चलिए बढ़ेंगे हम पॉइंट नेक्स्ट की ओर, जहां हम देखते हैं द्रव अवस्था। द्रव अवस्था किसे कहेंगे? ठीक है, तो जैसा अभी हमने आपको डिफाइन भी किया और बताया भी कि द्रव अवस्था क्या है, तो द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जो तरल अवस्था में पाई जाती है, तरल में रहती है। द्रव क्या होते हैं? तरल होते हैं, लिक्विड फेज में होते हैं। क्लियर? और उनमें बहाव होता है। भाई द्रव अवस्था जो पदार्थ की एक अवस्था है, एक एग्जाम्पल ले, जैसे ये बॉटल है, ये बॉटल में जो वाटर है, ये जो पानी रखा गया है वो लिक्विड फेज में है, ये द्रव अवस्था में है, और इसको अगर हम बाहर निकाल दें तो इसमें क्या होता है? बहाव का गुण पाया जाता है, इसमें फ्लो का नेचर पाया जाता है। द्रव तरल होते हैं
और इनमें बहाव होती है। क्लियर? अगर हम बात करें तो द्रव अवस्था के मॉलिक्यूल्स को अगर हम इस प्रकार से ड्रॉ करें तो आप देखते हैं कि द्रव अवस्था के कणों के बीच आकर्षण बल कम कार्य करता है। द्रव अवस्था के कणों के बीच कम आकर्षण बल लगता है, इसीलिए इसका आयतन निश्चित नहीं होता है। सॉरी, इसीलिए, हाँ सही है भाई, इसका आकार निश्चित नहीं होता है, आयतन तो निश्चित होता है। क्लियर? द्रव का जो है निश्चित आयतन होता है, लेकिन द्रव के आकार निश्चित नहीं होते हैं, क्योंकि द्रव जल को आप जिस किसी बर्तन में रखेंगे वह उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। तो आपने क्या देखा बच्चों कि जो द्रव का आकार है वो निश्चित या स्थिर नहीं होता है। जिस बर्तन में हम द्रव को रखते हैं ये उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। जबकि हम बात करें द्रव का आयतन, ये निश्चित होता है। फॉर एग्जाम्पल 100 ml वाटर है, इस पॉट में, इस बर्तन में रखा गया है, और इस बर्तन में अगर हम इसे रख दें तो यहां भी 100 ml ही होगा। इसका आयतन क्या होगा? निश्चित होगा। लेकिन बर्तन अगर परिवर्तित कर दिया जाए तो इसकी जो आकार होगी, आकार परिवर्तित हो जाएगी, आकार में चेंज आ जाएगा। जैसे ये बॉटल में वाटर रखा गया है और इसको अगर हम किसी थाली में रख दें तो ये जल का जो आकार है वो क्या होगा? परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन इसका जो आयतन है, ये जितना भाग जल अभी इसमें है, इसका आयतन वही रहेगा, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होते। ये बात क्लियर है? द्रव अवस्था पदार्थ की किसे कहेंगे? ठीक है, द्रव अवस्था के कणों के बीच आकर्षण बल कम कार्य करता है, इसीलिए द्रव का जो आकार परिवर्तित होता रहता है। जिस बर्तन में द्रव को रखा जाएगा उसके आकार में परिवर्तन होगा। द्रव का आयतन तो निश्चित होता है। अच्छा, द्रव में संपीडन कम होता है। किससे कम होता है? देखिए, ठोस में जो संपीडन था वो बिल्कुल नगण्य था, लेकिन द्रव में संपीडन काफी कम होता है। जो कंप्रेसिबिलिटी है, कंप्रेस करने का तरीका है, वो इसमें काफी कम पाया जाता है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? चलिए तो हम देखते हैं गैसीय अवस्था के बारे में। पदार्थ की एक तीसरी अवस्था जिसे हम कहेंगे गैसीय अवस्था। ठीक है, चलिए अब गैसीय अवस्था को हम कैसे परिभाषित करें? गैसीय अवस्था को अगर हम परिभाषित करें तो हम देखते हैं कि गैसों के अणुओं के बीच, जो गैसों के कण है उनके बीच क्या होगा? उनके बीच सबसे कम आकर्षण बल कार्य करता है और इसमें भी बहाव का गुण पाया जाता है। ठीक है भाई, किसी सिलेंडर में कोई गैस भरी है, उसे आप ओपन कर देंगे, खोल देंगे, तो वो तेजी से गैस चारों तरफ फैल जाती है। तो तेजी से चारों तरफ फैल जाती है और पहले उसे गैस में रखा गया था, तो गैस में जो था उसका आकार और आयतन शुरू में क्या था? गैस के बराबर था। लेकिन जैसे उसे हमने ओपन कर दिया तो क्या देखा हमने कि जो गैसों में आकार और आयतन दोनों क्या होगा? दोनों ही निश्चित नहीं होता है। गैसों में आकार तथा आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है। ठीक है, चलिए, दोनों निश्चित नहीं होता है। ठीक, यहां आप देख सकते हैं कि गैसों में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती हैं। ठीक है, गैसों का कोई निश्चित आकार भी नहीं होता है। इसे जिस प्लेस पे रख दिया जाएगा वो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। गैसों में कोई निश्चित आयतन भी नहीं होती है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस आप समझ गए होंगे कि जहां हमने बेसिकली ठोस में बात करी थी, ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, जबकि हम द्रव की बात करें तो द्रव में आयतन तो निश्चित था पर आकार निश्चित नहीं था। वैसे ही अगर हम गैसियस स्टेज, गैसीय अवस्था की बात करते हैं, यहाँ पर आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है। क्लियर? गैसों में भी बहाव का गुण पाया जाता है। जैसे आपने देखा कि द्रव अवस्था में भी बहाव के गुण पाए जाते हैं, तो गैसीय अवस्था में भी बहाव के गुण पाए जाते हैं। गैसों में संपीडन अधिक होता है, कंप्रेसिबिलिटी अधिक होती है। ठीक है भाई, गैसों को अगर हम दबा दें, संपीडित करें, तो गैसों के जो कण होते हैं वो पास पास आ जाते हैं और वो कम आकार में, कम स्थान में गैसें एकत्रित हो जाती हैं। तो गैसों में संपीडन सबसे अधिक होता है।
ऐसे इस एग्जाम्पल से आप समझ लें। इस एग्जाम्पल से आप समझेंगे तो गैसों के ये मॉलिक्यूल हैं, गैसों के ये कण हैं जो इस तरीके से व्यवस्थित हैं और यहाँ पर ये गैस रखे गए हैं। यहाँ पर कोई पिस्टन लगा दिया जाए, कोई पिस्टन लगा दिया जाए तो हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि जो गैसों के कण होंगे वो कंप्रेस हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, संपीड़ित हो जाते हैं और ये पास पास व्यवस्थित हो जाते हैं। तो देख सकते हैं आप, इनमें संपीड़न सबसे अधिक पाया जाता है ठोसों और द्रवों की तुलना में। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, इनमें संपीड़न सबसे अधिक होता है। तो ये रही कुछ गैसीय अवस्था के बारे में। ठोस अवस्था हमने पढ़ा, द्रव अवस्था पढ़ा और ये गैसीय अवस्था, तो 3 अवस्थाओं में पदार्थों को विभाजित किया गया, मुख्यतः 3 अवस्थाएं। देखिए 2 अवस्थाओं के बारे में आप और पढ़ेंगे, वो आगे आने वाली क्लासेस में आप पढ़ेंगे। देखिए पदार्थ की 2 और प्रमुख अवस्थाएं होती हैं। एक तो अवस्था है प्लाज्मा अवस्था, एक है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो ये 5 अवस्थाओं में मुख्यतः मेनली 5 अवस्थाएं बताई गई हैं, लेकिन आपके क्लास में 3 अवस्थाओं के बारे में है। तीनों अवस्थाओं के बारे में हमने समझा कि पदार्थ की ठोस, द्रव और गैस अवस्थाएं क्या होती है, इनके प्रमुख लक्षण क्या हैं, इनके प्रमुख गुण क्या हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने देखा ठोस, द्रव और गैस में बेसिक डिफरेंसेस क्या है, बेसिक इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ा। आइए हम देखते हैं ठोस, द्रव, गैस के बीच में कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि ठोस, द्रव और गैस में प्रमुख अंतर क्या होते हैं। ठीक है, अगर हम इनके तुलनात्मक अध्ययन की बात करें, कंपैरिजन स्टडी देखें, तो यहां आप देख सकते हैं कि ठोस के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो ठोस का आकार क्या होता है। ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों के तुलनात्मक अध्ययन से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी कि ठोस, द्रव, गैस के लक्षण क्या हैं, इनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं और बेसिक डिफरेंसेस क्या है, ये भी बातें क्लियर। ठीक है, तो जहां हम ठोस के आकार के बारे में देखते हैं, ठोस का एक निश्चित आकार होता है। ठीक है, ठोस का एक निश्चित आकार होता है, जबकि हम द्रव अवस्था की बात करें, द्रव अवस्था के कणों के बीच आकर्षण बल कम है, द्रव में बहाव का गुण पाया जाता है और द्रव का कोई एक निश्चित आकार नहीं होता है। इसे जिस बर्तन में रखा जाएगा ये उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। तो द्रव अवस्था के कणों के बीच में क्या होगा, आकर्षण बल सबसे कम पाया जाता है कंपैरेटिवली, इसीलिए इसका जो आकार है वो एक निश्चित नहीं होता है। जिस बर्तन में इसे हम रखते हैं ये उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। ठीक है, अगर हम गैसीय अवस्था की बात करें तो गैसीय अवस्था में भी हम देखेंगे कि इनके कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होगा और इसलिए इनका जो आकार है वो निश्चित नहीं होता है। जिस बर्तन में इसे भी रखा जाएगा वो उसी बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं। तो बेसिक डिफरेंसेस आपको समझ में आए कि ठोस, द्रव और गैस में अगर आकार के बारे में हम बात करें तो ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल ज्यादा होने के कारण इसका एक निश्चित आकार होता है, जबकि द्रव और गैसों के बीच में आकर्षण बल कम होता है जिससे इनका निश्चित आकार नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगर हम ठोस की बात करें, आयतन की बात करें, ठोस में आयतन की बात करें तो ठोस का आयतन निश्चित होता है। ठोस का आयतन निश्चित होता है। किसी ठोस पदार्थ को किसी आप जगह पर रखेंगे तो एक निश्चित स्थान घेरेगा, अर्थात इसका आयतन निश्चित होता है। ठीक है, अगर हम बात करें द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था वाले पदार्थ का भी आयतन निश्चित होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात कर लें गैसीय अवस्था की, गैसीय अवस्था को जहां भी आप रखते हैं तो गैस का जो आयतन होता है वो आयतन निश्चित नहीं होता है। जिस बर्तन में इसे हम डालेंगे ये उसी का आयतन ग्रहण कर लेता है। तो बेसिक अगर आप डिफरेंस समझ रहे हैं कि ठोस का जो आयतन निश्चित है, द्रव अवस्था का भी आयतन निश्चित होता है, जबकि हम बात करें गैसीय अवस्था में तो गैसीय अवस्था गैस को किसी भी बर्तन में आप डालते हैं वो उसी का आयतन ग्रहण कर लेता है, अर्थात इसका आयतन निश्चित नहीं होता है। क्लियर है? चलिए आइए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसकी नेक्स्ट गुण की बात करें। विसरण का गुण क्या है, डिफ्यूजन प्रॉपर्टी क्या है।
विसरण के गुण की अगर हम बात करें तो जो पदार्थों के कण होते हैं वो तेजी से अपने पदार्थ को छोड़ करके अगर चले जाएं तो उसमें विसरण होने का गुण पाया जाता है। विसरण हमेशा उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है। तो अगर हम ठोस पदार्थ की बात कर ले तो ठोस पदार्थ का किसी एक ठोस पदार्थ का दूसरे ठोस पदार्थ में विसरण नहीं होता है। ठीक है, अगर हम विसरण के गुण को समझें तो किसी एक ठोस पदार्थ का दूसरे ठोस पदार्थ में विसरण नहीं होता है। जबकि हम द्रव, अगर हम बात कर लें द्रव की, तो द्रव का जो होगा ठोस, द्रव तथा गैसों में विसरण होता है। द्रव पदार्थ का ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी विसरण होता है, डिफ्यूजन होता है। जबकि हम गैसीय अवस्था की बात करें तो गैसीय अवस्था के पदार्थों में भी विसरण पाया जाता है, डिफ्यूजन का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंसेस आप देख रहे हैं, कंपैरेटिव स्टडी देख रहे हैं, तुलनात्मक अध्ययन के तौर पे आप समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से पदार्थ की ये तीनों अवस्थाओं में कुछ अंतर है। ठीक है, अंतर के बिहाफ पर इन्हें आप समझ रहे हैं। चलिए, जहां मैंने अभी डिफाइन किया था ठोस अवस्था के बारे में, द्रव अवस्था के बारे में, गैसीय अवस्था के बारे में, तो ठोस अवस्था को अगर हम देखें तो कणों की स्थिति की बात कर लें कि ठोस अवस्था, जो पदार्थ की ठोस अवस्था है, वो पदार्थ के छोटे छोटे जो कण होते हैं, कणों की स्थिति क्या होती है, तो ठोसों के कण क्या होंगे, अत्यधिक नजदीक होते हैं। ठोस में जो कण पाए जाते हैं, ये एग्जाम्पल आप समझ लें, जो ठोसों के कण हैं वो अत्यधिक नजदीक होते हैं, इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, जबकि हम द्रव अवस्था की बात करें तो द्रव अवस्था के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। इनके बीच ये ज्यादा नजदीक, ये कम नजदीक होते हैं, इनके बीच दूरी थोड़ी पाई जाती है, इनके बीच रिक्त स्थान ज्यादा होता है ठोस की तुलना में। ठीक है, अगर हम गैसीय अवस्था की बात करें तो गैसीय अवस्था के कणों के बीच सबसे ज्यादा रिक्त स्थान होता है। भाई ठोस, द्रव और गैस, अगर हम गैस की बात करें, इन दोनों की तुलना में गैसीय पदार्थ के कणों के बीच देखेंगे यहां पर स्पेस ज्यादा पाया जाता है, रिक्त स्थान ज्यादा पाया जाता है। क्लियर है? अगर हम आकर्षण बल को देखें कि ठोस अवस्था के कणों के बीच आकर्षण बल कैसे कार्य करता है, तो ठोस अवस्था के कणों के बीच क्या होगा, प्रबल आकर्षण बल लगता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल अत्यधिक होता है। सबसे ज्यादा आकर्षण बल ठोस अवस्था के कणों के बीच कार्य करता है। ठीक है, जबकि हम बात करें द्रव अवस्था में, तो द्रव अवस्था के कणों के बीच आकर्षण ठोसों की तुलना में कम होते हैं। यहां आप लिख सकते हैं कि द्रव अवस्था के कणों के बीच जो है आकर्षण बल ठोसों की तुलना में कम होते हैं, आकर्षण बल कम कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए, अगर हम यहां समझने का प्रयास करें कि गैसीय अवस्था के कणों के बीच आकर्षण बल कैसे कार्यरत होता है, तो गैसीय अवस्था के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम कार्य करता है। यह आकर्षण बल नगण्य के समान कार्य करता है। ठीक है, तो यहां आपने समझा ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों के बीच में कंपैरिजन स्टडी आपने देखी, तुलनात्मक अध्ययन के तौर पे आपने देखा कि जहां पर ठोसों का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, जबकि हम द्रव अवस्था की बात करें, द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है, कि जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का स्थान ग्रहण कर लेते हैं। जबकि हम बात करें गैसीय अवस्था में, तो गैसीय अवस्था के कणों के बीच सबसे नगण्य आकर्षण बल लगता है, इसलिए उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित नहीं होता। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई? कोई डाउट तो नहीं है? तो ये बेसिक्स हमने डिफरेंसेस समझ लिए, इनके तुलनात्मक अध्ययन को हमने देख लिया कि तुलनात्मक रूप से हम ठोस, द्रव और गैस को कैसे परिभाषित करेंगे, इनमें अंतर कौन कौन से पाए जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों हम देखते हैं अगली टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे कि पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, पदार्थ के अवस्थाएं जो भी हमने पढ़ा, ठोस, द्रव और गैस, ये इनके अवस्थाओं में परिवर्तन पाया जाता है। तो आइए जो हम अगली टॉपिक देखेंगे, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है भाई की अवस्थाओं में परिवर्तन। ठीक है, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन को अगर हम देखें तो पानी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में मिलता है। भाई हम जल की बात करें, ये तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। अभी मैंने एग्जाम्पल भी बताया था कि जो जल है उसकी ठोस अवस्था क्या है, बर्फ है।
ठीक है। अगर हम बात करें जल की द्रव अवस्था क्या है, जल ये तरल पदार्थ लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, जबकि हम जल की गैसीय अवस्था की बात करें, वाष्प या जिसे हम जल वाष्प कहते हैं, तो पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे किया जाएगा, पदार्थ की जो अवस्था है तरल अवस्था है ये जल कहलाती है, जल की ये तरल अवस्था या द्रव अवस्था कहलाएगी। और इसकी अगर हम बात करें ठोस अवस्था क्या है, तो पदार्थ की ठोस अवस्था बर्फ होती है, जबकि इसकी हम गैसीय अवस्था की बात कर लें तो पदार्थ की ये जो गैसीय अवस्था है ये जलवाष्प कहलाती है। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हैं ये तीनों अवस्थाओं में पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाता है और पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो यहां हम ये समझते हैं कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किस प्रकार से हो। ठीक है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किसके कारण होगा, तो इनके कण में परिवर्तन के कारण होगा। इनके कणों के बीच की दूरी अगर परिवर्तित कर दी जाए तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। इनके कणों की स्थिति में परिवर्तन के कारण ही पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है भाई, जहां पर हमने पदार्थ की ठोस अवस्था देखी, बर्फ, बर्फ में जो कण होते हैं बिल्कुल नजदीक नजदीक होते हैं, बिल्कुल नजदीक होंगे, उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। लेकिन अगर हम वही बर्फ को पानी में कन्वर्ट करना है, जल में कन्वर्ट करना है, तो इसे हम टेम्परेचर देते हैं, तापमान देते हैं, जिससे इसके कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है और बर्फ द्रव अवस्था में अर्थात जल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जल को अगर हम और टेम्परेचर देते हैं, तापमान देते हैं, तो आप ये देखते हैं कि जल के जो कण होते हैं, जो जल के कण होंगे वो अपने सतह को छोड़ करके जाने लगते हैं, अर्थात जल वाष्पित होने लगता है। और ये तीसरी अवस्था जल की कहलाएगी जो वाष्प कहलाती है, जल वाष्प कहेंगे। तो जहां हमने देखा कि पदार्थ ये तीनों अवस्थाओं में एग्जिस्ट करते हैं, इनकी कणों की स्थिति में परिवर्तन करने के आधार पर, तो हम यहां देख सकते हैं कि किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन दो प्रकार से किया जा सकता है। किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, तापमान में परिवर्तन। यदि टेम्परेचर चेंज कर दें, तापमान परिवर्तित कर दें, तो क्या हम देखते हैं कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा। और दूसरी क्या है, दाब परिवर्तन। अगर दाब में भी परिवर्तन किया जाए तो पदार्थ की अवस्था चेंज होती है। जैसे तापमान परिवर्तन का एग्जांपल आप ले सकते हो, ये अगर एग्जांपल यहां पर हम ले लें कि ये वाटर का एग्जांपल है, ये ठोस का एग्जांपल है, ये बर्फ है। ठीक है, ये बर्फ का एग्जांपल है, इसके नीचे कोई फ्लेम जला दिया जाए, कोई यहाँ पर ज्वाला जला दी जाए, तो आप ये देखते हैं कि जो बर्फ है ये अगले स्टेज में क्या होगी, लिक्विड फेज में चेंज हो जाएगी, ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगी, ये जल में परिवर्तित हो जाती है। बर्फ को अगर हम गर्म कर दें तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगी, ये द्रव में या जल में परिवर्तित हो जाती है। अगर हम तीसरे स्टेज पे देखें, अगर हम जल को तेजी से गर्म करेंगे तो ये क्या होगा, ये वाटर वेपर, ये जलवाष्प के रूप में जो है जल ऊपर की ओर उड़ने लगता है। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हो कि ताप परिवर्तन के आधार पर पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। ताप परिवर्तन के आधार पर पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। क्लियर, तो पहली जो है बात होगी कि तापमान में परिवर्तन। अच्छा, आपसे पूछा जाए दाब परिवर्तन कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपने दाब परिवर्तन में अगर हम देखें, कोई पदार्थ है गैसीय अवस्था में है, जैसे आपने एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का नाम सुना होगा। ठीक है, तो यहां आप देखते हैं जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है वो क्या होती है, अगर हम देखें वो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको प्रेशर दे करके, उसमें दाब दे करके गैसीय अवस्था, गैस को लिक्विड में चेंज किया जाता है। यही कई सारे एग्जाम्पल है, डिओड्रेंट का एग्जाम्पल है। तो डिओड्रेंट को अगर आप सेक करते हैं तो आप देखेंगे वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जब आप स्प्रे करते हो तो वो जो निकलता है वो किस फॉर्म में होगा, वो गैसीय फॉर्म में होगा। तो आप यहां देखते हैं दाब परिवर्तन के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। क्लियर है, तो दो तरीके से हम किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन करेंगे, एक तो तापमान में परिवर्तन करके और दूसरा दाब परिवर्तन करके। चलिए, तो हम देखते हैं, ये पॉइंट नेक्स्ट है कि तापमान में परिवर्तन करने पर कौन कौन सी घटनाएं होंगी और इनको क्या नाम दिया।
भाई अगर हम तापमान में परिवर्तन करते हैं तो पहला पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट, जिसे आप गलनांक कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट को आप डिफाइन करेंगे कि एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एक निश्चित जिस तापमान पर कोई ठोस पदार्थ क्या किसमें परिवर्तित हो जाए, जिस तापमान पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो वह तापमान क्या कहलाएगा, उसका गलनांक कहलाता है, ठीक है। जिस तापमान पर, ठीक है, या इसे हम कहेंगे जिस वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघलकर द्रव बनाता है वह उसका गलनांक कहलाता है। जैसे हमने बर्फ लिया है तो बर्फ को अगर हम क्या करेंगे, हाँ जी, अगर हम बात करें यहां पर, हाँ, अगर हम बर्फ लेते हैं और बर्फ को टेम्परेचर देंगे तो ये क्या होगा, ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ये द्रव अवस्था में जल में परिवर्तित हो जाता है। तो गलनांक क्या है, जिस तापमान पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है उसे इसका गलनांक कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बर्फ का गलनांक कितना होता है, देखिए अब यहां टेम्परेचर की बेसिक यूनिट की बात करें तो तापमान की जो एसआई यूनिट है वो क्या होगी, तापमान की एसआई यूनिट होती है केल्विन। तापमान की कई यूनिट्स हैं जिसमें केल्विन एसआई यूनिट कहलाता है। अगर हम डिग्री सेल्सियस की बात करें तो डिग्री सेल्सियस भी क्या है, तापमान की इकाई है, ठीक है। अगर यहां हम देखें कि बर्फ का गलनांक कितना होता है तो बर्फ का जो गलनांक है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और यह 0 डिग्री सेल्सियस बराबर किसके है, 273.16 केल्विन। तो ये केल्विन होता है। इसकी यूनिट अगर हम देखें 273.16 केल्विन के बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसका एक फॉर्मूला भी है, अगर आप K इज इक्वल टू C प्लस 273.16, ठीक है। अब ये एक फॉर्मूला है जहां से हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लियर। अब बर्फ जो है, बर्फ का गलनांक है 0 डिग्री सेल्सियस, तो अगर बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है तो यहां पर 0 डिग्री 273.16, तो जो बर्फ का जो गलनांक है अगर केल्विन में देखें तो 273.16 केल्विन आ जाएगा। तो ये बात क्लियर है। तो यहां हम ये देखते हैं कि जिस तापमान पर कोई ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है वह उसका गलनांक कहलाता है। जो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है या 273.16 केल्विन होता है, इसे अपनी सुविधा के लिए 273 केल्विन भी कहते हैं, 273 केल्विन भी कहा जाता है, क्योंकि जब हम कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो यहां देखते हैं 16 जो क्या होता है, ये न्यूमेरिकल में थोड़ी प्रॉब्लम होती है इससे, तो हम एप्रोप्रिएट वैल्यू इसके लगभग मान लेकर के उसे सॉल्व करने का प्रयास करें। ये बात क्लियर है, गलनांक किसे कहेंगे। आइए हम देखते हैं संगलन की गुप्त उष्मा किसे कहें। संगलन की गुप्त उष्मा, अब एक एक्सपेरिमेंट से आप इसे इस तरीके से समझ सकते हो, जब किसी बर्फ को आप टेम्परेचर देते हैं, ठीक है, जब किसी बर्फ को आप टेम्परेचर देते हैं तो आप देखते हैं कि काफी देर तक वो बर्फ के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मीनिंग क्या है कि बर्फ को जब हम टेम्परेचर दे रहे हैं, नीचे से फ्लेम जला रहे हैं, तो ऊपर से बर्फ के तापमान में परिवर्तन नहीं होता है। इसका मीनिंग क्या है कि वो बर्फ जो तापमान दिया जा रहा है, टेम्परेचर दिया जा रहा है, वो बर्फ की गुप्त उष्मा, बर्फ को गलाने में जो उष्मा प्रयोग हो रही है, जो ऊर्जा प्रयोग हो रही है, वो बर्फ को के गलाने में खर्च हो रही है, इसलिए बर्फ का तापमान नहीं बढ़ता है। ये बात समझ आ रही है। ये बेसिक्स आप तरीके से चीजों को क्लियर कर सकते हो कि जब किसी वस्तु को तापमान दिया जाए और उस वस्तु के तापमान में परिवर्तन ना हो तो जो उष्मा ऊर्जा के रूप में दी जा रही है वो उसकी अवस्था परिवर्तन करने के लिए तापमान का प्रयोग करती है, उस उष्मीय ऊर्जा का प्रयोग करती है, इसीलिए उसे संगलन की गुप्त उष्मा कहते हैं। क्लियर। चलिए यहां आप इसे परिभाषित करेंगे कि वायुमंडलीय दाब पर जब 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त उष्मा कहते हैं। परिभाषा कुछ इस प्रकार से है, 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाएगी, उसे ही कहेंगे संगलन की गुप्त उष्मा।
क्लियर? जैसा मैंने एग्जांपल बताया कि बर्फ को आप टेम्परेचर दे रहे हैं, तापमान दे रहे हैं, लेकिन आप ये देखते हैं कि बर्फ का तापमान नहीं बढ़ रहा, तो इसका रीजन क्या है? जो हम उसे उष्मा के रूप में ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, वो उस बर्फ को गलाने में उसकी उष्मा का खर्च कर रही है, ऊर्जा खर्च कर रही है। इसी को संगलन की गुप्त उष्मा कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस के जल के जो कण होते हैं वो अधिक ऊर्जा होती है। क्लियर? तो ये बात समझ में आ रही है कि संगलन की गुप्त उष्मा किसे कहेंगे। हमने टेम्परेचर के बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिए। अगर आपसे पूछा जाए तापमान की एसआई यूनिट क्या है, तो तापमान का एसआई मात्रक है केल्विन, लेकिन तापमान का एक और मात्रक है डिग्री सेल्सियस, और इसको हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे में। K इज इक्वल टू C प्लस 273.1.16। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्जन भी कर सकते हैं। आइए हम बढ़ेंगे पॉइंट नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम ऐसे शॉर्ट में बीपी भी कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं। क्वथनांक क्या है? अब क्वथनांक को आप कुछ इस प्रकार से एग्जांपल से समझ सकते हैं। जब कोई द्रव अवस्था में, जैसे जल ले लीजिए, तो जल को जब हम टेम्परेचर देते हैं, तो जल में जब हम टेम्परेचर देंगे तो एक निश्चित तापमान पर जल क्या होता है, उबलने लगता है। ठीक है, वो द्रव अवस्था है, द्रव अवस्था एक निश्चित तापमान पर उबलने लगती है, और उस उबलने, जिस तापमान पर कोई द्रव पदार्थ उबलने लगता है, वह तापमान क्या कहलाएगा, उसे ही कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट, उसे ही कहते हैं क्वथनांक। ठीक है, तो इसको हम परिभाषित कैसे करें? ठीक है, परिभाषित कुछ इस प्रकार से करेंगे कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है, इसका क्वथनांक कहलाता है ना। एक ऐसा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक वायुमंडलीय दाब जिस पर कोई द्रव अवस्था, पदार्थ की द्रव अवस्था जिस तापमान पर उबलने लगती है, वह तापमान क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। क्वथनांक एक समष्टि गुण है। ठीक है, तो क्वथनांक किसे कहेंगे, जिस तापमान पर कोई द्रव उबलने लगता है, उस तापमान, उस टेम्परेचर पॉइंट को क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, उसे क्वथनांक कहते हैं। क्लियर? अब आपसे अगर पूछा जाए कि जल का क्वथनांक कितना, तो जल के अगर क्वथनांक की बात करें तो जो जल का क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि अगर डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में कन्वर्ट, तो आप क्या करेंगे, K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस प्लस 273.16। अब केल्विन और जल का जो क्वथनांक है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, और यहां पर 273.16, तो कितना हो जाएगा, 373.16 केल्विन। तो यहां क्या देखते हैं कि जो जल का क्वथनांक है वो 373 केल्विन होता है। भाई 0.16 तो आप एप्रोप्रिएट वैल्यू ले सकते हैं। तो जो जल का क्वथनांक है वो 373 केल्विन होता है। जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है। देखिए वहां आपने डिफाइन किया था संगलन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, यहां एक पॉइंट हम डिफाइन, जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती है, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती। जहां आपने इससे पहले देखा था संगलन की गुप्त ऊष्मा, तो यहां आप क्या देखते हैं, जो जल का तापमान है, अगर हम जल को टेम्परेचर देते हैं, तापमान देते हैं, तो एक सर्टेन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एक निश्चित तापमान पर 100 डिग्री सेल्सियस पर वो जल है उबलने लगता है, तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, क्वथनांक कहलाता। ठीक है, और आगे उस जल का टेम्परेचर, उसका 100 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, क्योंकि वह उसके वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में कार्य करती है। क्लियर है? आगे अगर हम देखें, अतः 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प के कणों का उसी तापमान पर पानी के कणों के बीच अपेक्षा
अधिक ऊर्जा होती है। ठीक है, तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। जैसा आप पहले ही मैंने बताया था कि दो चीजें हैं जिससे हम अवस्था परिवर्तन कर सकते हैं, एक तो तापमान में परिवर्तन करके और दूसरा दाब में परिवर्तन करके। ठीक है, तो आपने यहां देखा कि तापमान में परिवर्तन करके पदार्थ की एक अवस्था को दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। जो पहली अवस्था मैंने बताई कि जहां ठोस बर्फ को अगर हम तापमान देते हैं तो वो क्या करेगा, वो एक सर्टेन टेम्परेचर पर, एक निश्चित तापमान पर ठोस पदार्थ जब द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, और जिस तापमान पर कोई द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहेंगे, उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, उसे क्वथनांक कहते हैं। ये बात क्लियर है। चलिए हम देखते हैं एक ऐसी अवस्था परिवर्तन, ठीक है, जो सीधे ठोस, कोई पदार्थ है ठोस अवस्था में है, वो सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित, तो पदार्थ की यह अवस्था क्या है। ठीक है, तो यहां अगर हम समझे कि कोई पदार्थ है जो ठोस अवस्था में है, वो सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है बिना द्रव अवस्था में परिवर्तन के, तो उस घटना को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, यहां परिभाषित कर सकते हैं कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में, ठीक है, और गैसीय अवस्था से वापस सीधे ठोस अवस्था में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को, इस घटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये बात क्लियर है। जब कोई ऐसा पदार्थ जो सीधे ठोस अवस्था से सीधे ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाए बिना द्रव अवस्था में आए, उसे क्या कहेंगे, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। तो ये तीन घटनाएं हमने पढ़ी, एक है गलनांक, है मेल्टिंग पॉइंट, एक है क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, एक है ऊर्ध्वपातन। आप एग्जाम्पल ले लें कपूर। जब आप कपूर को जलाते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, धीरे धीरे वो गायब हो जाता है, वो गैसीय अवस्था में बदल जाता है। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये पदार्थ जो है इसमें ऊर्ध्वपातन की घटना होती है, ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अगर हम दाब परिवर्तन का प्रभाव देखें, जैसा हमने पहले आपको बताया, तापमान के परिवर्तन से क्या क्या घटनाएं होंगी। ठीक है, जिसमें हमने आपको बताया गलनांक क्या है, क्वथनांक क्या है, ऊर्ध्वपातन क्या है। अब अगर हम देखते हैं दाब परिवर्तन का प्रभाव, ठीक है, यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसमें संपीड़न करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी और गैस द्रव में बदल जाएगी। जैसे कोई किसी भी पॉट में, किसी बर्तन में गैस के अणु हैं, यहाँ पर गैस भरा हुआ है, ठीक है, गैस के अणुओं के बीच डिस्टेंस ज्यादा होती है, जैसा मैंने एग्जांपल भी लिया था आपसे। ठीक है, और यहाँ पर आप देखते हैं गैस के जो कण हैं इस प्रकार से व्यवस्थित है। यहाँ पर अगर पिस्टन लगा दिया जाए, यहाँ पर एक पिस्टन लगा दिया जाए और इसे प्रेस किया जाए, कंप्रेस किया जाए, इसको दबाव दिया जाए, तो इनके कण जो होते हैं वो आसपास आ जाते हैं और गैस के कण दाब परिवर्तन से लिक्विफाई होने लगते हैं, द्रवित होने लगते हैं। ठीक है, तो वही यहां लिखा गया है कि गैस को अगर हम संपीड़ित करें तो गैस के कणों के बीच दूरी कम होती जाती है और गैस जो पदार्थ है वो द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। ज्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण नजदीक आने लगते हैं और इस प्रकार से गैसीय अवस्था जो पदार्थ की थी वो धीरे धीरे परिवर्तित होकर द्रव अवस्था में बदल जाती है। तो दाब परिवर्तन के कारण गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित। क्लियर, ये बात क्लियर हो रही है। कई सारे एग्जांपल्स आप लेकर देख सकते हैं, जैसे मैंने डिओड्रेंट का एग्जांपल लिया था। डिओड्रेंट एग्जांपल, जब डिओड्रेंट को आप प्रेस करते हैं तो जो निकलता है वो क्या होता है, गैसीय स्टेज में होती है, लेकिन आप उसे अगर सेक करें तो आप देखते हैं वो लिक्विड फेज में है। तो वहां पर प्रेशर देने पर, दाब परिवर्तन करने पर वो द्रव अवस्था, वो क्या होगी, गैसीय अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसी कॉन्सेप्ट से डिओड्रेंट में जो परफ्यूम होते हैं वो भरे जाते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। भाई ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या,
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है बिना द्रव अवस्था में बदले। ठीक है, जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसे हम इसे कहते हैं ड्राई आइस भी कहते हैं, शुष्क बर्फ भी कहते हैं, ड्राई आइस। ठीक है, तो ये क्या होगा कि अगर हम देखते हैं यहां पर क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बदला जा सकता है बिना किसी गैसीय अवस्था में लाए। इसके लिए दाब को घटाकर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक करना होता है। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ बेसिक बातें आपने समझी कि क्या था आपका बॉइलिंग पॉइंट किसे कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट किसे कहेंगे, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। ठीक है, दाब परिवर्तन करने से भी हम अवस्था में, पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन कर सकते। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वेपराइजेशन, जिसे हम कहेंगे वाष्पीकरण की घटना। वाष्पीकरण किसे कहते हैं? तो बच्चों, इसका बेसिक एग्जांपल ये है कि आपने अपने कपड़ों को सुखाया होगा। ठीक है, कपड़े को धुलने के बाद आप उसे क्या करते हैं, कहीं फैलाते हैं, जिससे कपड़े कुछ देर बाद सूख जाते हैं। तो कपड़े के सूखने की घटना जो क्या है, वाष्पीकरण का सबसे अच्छा एग्जांपल, सबसे अच्छा उदाहरण है। भाई, जब आप कपड़े को फैलाते हैं तो आप देखते हैं कुछ देर बाद आपके कपड़े सूख गए हैं। तो जो कपड़ा भीगा होता है उसमें जल के कण होते हैं, वो क्या होते हैं, धीरे धीरे जल के कण जो आपके बाहर वायुमंडल का तापमान है उसके टेम्परेचर से जल के कण वो अवशोषित हो जाते हैं, सॉरी, जल के कण जो होते हैं वाष्पित हो जाते हैं, और यह घटना क्या कहलाएगी, वाष्पीकरण की घटना कहलाती है। जल के कण जो है वो वाष्पित होकर बाहर निकलने लगते हैं और ऐसी घटना वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण की घटना है क्या, एक सतही प्रक्रिया है। ठीक है, वाष्पीकरण एक ऐसी सतही प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे तापमान पर, भाई जो क्वथनांक का तापमान आपको बताया गया था 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, तो यहां पर क्वथनांक से नीचे के तापमान पर अगर जल के कण या द्रव के कण वाष्प में बदलने लगते हैं तो ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, ये वाष्पीकरण की परिभाषा समझ में आई कि अगर हम किसी भी द्रव पदार्थ के कण अगर क्वथनांक से नीचे के तापमान पर क्या करें, वो एक सर्टेन टेम्परेचर पर उसके नीचे तापमान पर अगर वाष्प में बदलने लगते हैं तो ये प्रक्रिया, ये घटना वाष्पीकरण कहलाती है। क्लियर? चलिए, अब वाष्पीकरण को हम देखें तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जो वेपराइजेशन, वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया कि अगर आप एग्जांपल देखते हैं कि कपड़े को सुखाने की घटना क्या है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया, वाष्पीकरण की घटना का उदाहरण है। ठीक है, अब वाष्पीकरण को कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। जब आप कपड़े को फैलाते हो, ठीक है, तो आप उसे फैला कर रखते हैं, अर्थात क्या है कि जितना ज्यादा उस पदार्थ के सतह का क्षेत्रफल होगा उतनी ज्यादा वाष्पीकरण ज्यादा होगी, उस पदार्थ से, उस वस्तु से वाष्पीकरण ज्यादा होगी। तो आइए हम देखते हैं कि वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। तो पहला जो फैक्टर है वो है सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल, भाई क्षेत्रफल, अगर उस वस्तु का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो उसमें वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ठीक है, यहां आप देख सकते हैं कि सतही क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जब आप कपड़े को सुखाने के लिए फैलाते हैं तो आप जितनी ज्यादा फैला के कपड़े को रखते हैं उतनी जल्दी से वो कपड़ा सूख जाता है। तो यहां पर उस वस्तु के सतह का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तो ये जो पहला पॉइंट क्या है, इसके प्रभावित करने वाले कारकों में से प्रमुख कारक है सतही क्षेत्रफल। दूसरे हम बात करें सेकेंड फैक्टर की, ये है तापमान में वृद्धि। आप ये देखते हैं कि गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूखते हैं। गर्मी के दिनों में कपड़े जल्दी सूखते हैं क्योंकि बाहर के वायुमंडल का जो तापमान है वो ज्यादा होता है। ठीक है, वही ठंडी के दिनों में कपड़े क्या होते हैं, सर्दी के दिनों में कपड़े देर में सूखते हैं क्योंकि बाहरी इन्वायरमेंट का जो तापमान है वो कम होता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखें तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है क्योंकि पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है।
ठीक है। जब कपड़े को सुखाने के लिए बाहरी वातावरण का तापमान ज्यादा होगा तो जो जल के कण है उनके बीच गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी और इससे कपड़े जल्दी सूखते हैं, तो तापमान में वृद्धि के कारण क्या होगी, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अगला हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, आर्द्रता। आर्द्रता मीन्स होता है नमी, जो बाहरी इन्वायरमेंट में नमी है। जैसे बरसात के दिनों में कपड़े देर से सूखते हैं, इसका क्या रीजन है? बरसात के दिनों में कपड़े देर से सूखते हैं, इसका एक रीजन है कि बाहरी वायुमंडल में आर्द्रता नमी पाई जाती है। तो आर्द्रता बढ़ने से क्या होगा, आर्द्रता बढ़ने से वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी, वाष्पीकरण की दर घट जाती है। ठीक है, अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। यही रीजन है कि बरसात के दिनों में कपड़े देर से सूखते हैं गर्मियों की अपेक्षा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अगर हम बात करें वायु की गति, वायु की गति अगर तेज है तो वाष्पीकरण की दर क्या होगी, बढ़ जाएगी। वायु की गति अगर तेज है तो वायु की तेज गति से जो कपड़ों पर जल के कण होते हैं वो तेजी से जल के कण वो वायु के प्रवाह आने से जल के कण उसी के साथ बहा लिए जाते हैं। इसलिए अगर हम बात करें कि वायु की गति बढ़ा दी जाए तो इस प्रकार से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ठीक है, तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि वाष्पीकरण किसे कहते हैं और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। वाष्पीकरण आपको परिभाषित किया गया कि क्वथनांक के पहले टेम्परेचर पे, पहले तापमान पर जब किसी पदार्थ में द्रव अवस्था जो पदार्थ की है वो वाष्पित होने लगे, क्वथनांक के तापमान से पहले तापमान पे पदार्थ की द्रव अवस्था में वाष्पन होने लगे, तो यह घटना वाष्पीकरण कहलाती है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमने लिया कपड़े सुखाने का। साइंटिफिक हमने वे देखा कि कपड़े सूखते कैसे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है। कपड़े सूखने की घटना वाष्पीकरण की प्रक्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और हम लास्ट टॉपिक देखते हैं, वाष्पीकरण से शीतलन। अब वाष्पीकरण की घटना से शीतलन होती है, इसको हम कैसे समझें। जब आप देखते हो गर्मियों के दिनों में हमें पसीने होते हैं, गर्मियों के दिनों में ज्यादा पसीने आते हैं और उसके बाद देखते हो आपका शरीर ठंडा महसूस करता है, शीतलित महसूस। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, जब हमारे शरीर से तापमान बाहर निकलता है तो जो बॉडी टेम्परेचर है वो कूल फील करता है, शीतलित फील करता है। वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस अवशोषण के कारण वातावरण भी शीतल हो जाता। जैसे आपने क्या पढ़ा कि वाष्पीकरण की जब प्रक्रिया हो रही है, इसके अंतर्गत जो लुप्त हुई ऊर्जा है उसको पुनः प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से क्या करते हैं, ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं। और इस अवशोषण के कारण जो आसपास का वातावरण है वो शीतलित हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो वेपराइजेशन, वाष्पन के कारण शीतलन का अनुभव होता है, ठंड महसूस होती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट रहे आपके पहले चैप्टर का। आपके पहले चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, और हमने पदार्थों के बारे में पढ़ा, पदार्थों का वर्गीकरण किया, हमने पदार्थों में अवस्था परिवर्तन देखा, जहां हम ये देखते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं कैसे परिवर्तित होती हैं, ठोस से द्रव में, द्रव से गैस में परिवर्तन कैसे होता है, तापमान परिवर्तन से हमने गलनांक, क्वथनांक, इन सारे बिंदुओं पे चर्चा करी है। ऊर्ध्वपातन क्या है ये हमने देखा, वाष्पीकरण की घटना क्या होगी। तो ये आप देखते हैं, ये क्लास 9 का जो पहला चैप्टर था ये कंप्लीट होता है। और इस तरीके से आज का ये सेशन हम यहीं तक रखते हैं। मिलेंगे अगले नेक्स्ट सेशन में। आप लोग सभी बच्चे ट्यून्ड रहिए, क्लासेस को देखते रहिए, अपने हैंड रिटन कॉपी से आप नोट्स बनाते रहें और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहें। यहाँ आपको बेहतर तरीके से साइंस को आप सीखने वाले हैं। केमिस्ट्री मेरे द्वारा आपको यहाँ पे कराया जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज के क्लास को हम यहीं तक रखेंगे और मिलेंगे अगले नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल। Thanks for watching my video. Thank you so much.